अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अनिका वॉइस के साथ आप सबको प्यार भरा सलाम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज ही आपके लिए मैं जो कहानी लेके आई हूँ निहायत खौफनाक और सनसनीखेज कहानी है। तो कहानी शुरू करते हैं अल्लाह ताला के प्यारे और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मेरा नाम असलम है। मेरी 3 बेटियां हैं। मैं अपनी बीवी और तीनों बेटियों के साथ आसूदा ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अपना ज़ाती कारोबार है। तीनों बेटियां अच्छे अदारों में तालीम हासिल कर रही हैं। छोटी दोनों कॉलेज में पढ़ती हैं। बड़ी बेटी किरण यूनिवर्सिटी होती है। शहर के एक पोश एरिया में नया घर लिया हुआ है। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। एक सुबह रोज़ के मामूल के मुताबिक किरण को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था। दौरान ड्राइव मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था कि किरण फर्स्ट सीट पे खुले बालों से दुपट्टा हटाए बैठी मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। आगे सिग्नल पे मैंने गाड़ी रोक दी थी। मैं फ़ोन पे बात करने के साथ साथ सिग्नल खुलने का टाइम भी देख रहा था। कॉल काट कर मैंने मोबाइल साइड पे रख कर किरण की तरफ देखा और कहा, बेटा 100 बार कहा है दुपट्टा ना सर से हटाया करो। किरण अपनी साइड की खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने लाशऊरी तौर पर इस तरफ देखा। रोड साइड पर बने फुटपाथ पर सफ़ेदे के दरख्त के नीचे और किरण की साइड पर सामने एक मटियाले रंग का कुत्ता खड़ा था और किरण की तरफ ही देख रहा था और साथ दुम हिला रहा था। कुत्ते और गाड़ी के दरमियान बेमुश्किल 7-8 फुट का फासला रहा होगा। मैं किरण की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया क्योंकि मेरी बेटी पालतू जानवरों की बेहद शौकीन है। हमारे घर में 2 बिल्लियाँ, तोते, मोर और कई पालतू परिंदे मैंने अपने शौक की वजह से रखे थे। किरण को इतनी मेहनत से कुत्ते की तरफ देखता देखकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब कुत्ता पालने की ख्वाहिश ना कर देना। किरण ने मेरी बात सुनकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। सिग्नल इस दौरान खुल चुका था। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। किरण अभी भी साइड मिरर से पीछे देख रही थी। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। 10-12 मिनट की ड्राइव के बाद यूनिवर्सिटी आ गई। मैंने किरण को उतारा और वापस चल दिया। अभी मैं घर के सामने पहुंचा था कि किरण की कॉल आ गई। मैंने कॉल अटेंड करते ही कहा, नहीं बेटा, घर कुत्ता नहीं रखने देना मैंने। मगर आगे से किरण की घबराई सी आवाज़ आई, अब्बू मुझे घर ले जाएं। मेरा दिल घबरा रहा है और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मैंने ये सुनते ही कॉल काट दी और जल्दी से गाड़ी मोड़ दी और यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो गया। कुछ मिनट में किरण के पास था। किरण बेंच पे बैठी थी और दोनों हाथों से इसने सर पकड़ा हुआ था। मैंने इसे सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। वापसी पे मैंने बार बार पूछे जा रहा था कि किरण क्या हो रहा है, मगर किरण ने कोई जवाब ना दिया, बस सर को पकड़कर बैठ रही। मैंने परेशानी के आलम में किरण की अम्मी को फ़ोन करके कहा कि जल्दी से गेट के बाहर आओ, किरण की तबीयत ठीक नहीं, अस्पताल जाना है। मेरा घर अस्पताल जाने के रास्ते में है। घर के गेट पर किरण की माँ परेशान खड़ी थी। गाड़ी में बैठते ही इसने सवालों की बौछार कर दी, मगर मैं खुद नाइल्म था। अस्पताल का रास्ता अभी हम तय ही कर रहे थे कि किरण बेहद ऊंची आवाज़ में कहा, अब्बू अब मैं ठीक हूँ। अम्मी से कहें ऊंचा बोलना बंद करें और मुझे अस्पताल नहीं जाना, मुझे घर वापस ले चलें। मैंने कहा, बेटा अच्छी बात है, तबीयत ठीक हो गई है, मगर अस्पताल डॉक्टर से चेक करवा लेते हैं। मगर किरण मेरी बात काटते हुए सख्त गुस्से से चलाती हुई बोली, अगर आपने गाड़ी घर की तरफ ना मोड़ी तो मैं चलती गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। मैंने किरण की माँ की तरफ हैरानी से देखा तो खुद मुंह खोले मुझे देख रही थी। मैंने गाड़ी का लॉक चेक किया। गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक पे थी। मैंने गाड़ी आहिस्ता की और घर की तरफ मोड़ दी, मगर मैं हैरानी के साथ अफसरदगी की कैफियत में था। मेरी बेटी ने मेरे साथ अपनी माँ के साथ इस लहजे में कभी बात नहीं की थी। मैं हैरान था कि कुछ देर पहले किरण ने मुझे चाय बनाकर पिलाई थी। इसके बाद इसने यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी की और घर से निकलते वक्त माँ को कहा था मार्केट जाना है, शाम को जहन में रखिएगा। और हम बातें करते घर से निकले थे। ये सब अचानक क्या हुआ है? खैर, इतनी देर में हम घर के सामने पहुंच गए। किरण को मैं अपने कमरे में ले आया और बेड पर लिटा दिया।
किरण बिल्कुल खामोश थी। मैंने किरण के पास बैठकर इसके माथे को सहलाते हुए प्यार से कहा, क्या हुआ है मेरी बेटी को? किरण के माथे पर हाथ रखते ही मुझे एहसास हो गया किरण को बहुत तेज़ बुखार है, मगर मेरी बात का किरण ने कोई जवाब ना दिया। इसकी माँ ने किरण का सर दबाना चाहा, मगर किरण ने वो भी ना दबाने दिया। बेड से उठते हुए इसने कहा, मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ, और ये कहकर वो उठकर चली गई। मैं और किरण की माँ हैरान और परेशान एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। इसकी माँ रोने लग गई कि मेरी बेटी को क्या हो गया है। मैंने कहा, रोना बंद करो, लगता है बुखार इसके सर पर चढ़ गया है, तुम परेशान ना हो, मैं डॉक्टर के जाके मिलता हूँ। शाम तक किरण की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। हैरानी की बात ये थी, किरण को कुछ भी याद ना था। इसकी माँ ने जब से बताया वो भी हैरान हुई कि ये कैसे मुमकिन है कि वो इस लहजे में बात करे। मैंने इसे समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जब बुखार सर पर चढ़ जाए तो इंसान को एहसास नहीं रहता। मेरी आदत है, मैं जल्द सो जाता हूँ। किरण को बाकी घर वालों के साथ बातें करता और टीवी देखता छोड़कर मैं सोने चला गया। मैं आँख किरण की अम्मी की झंझोड़ने पे खुड़ी। हर बड़ा को उठ बैठा। दोनों छोटी बेटियां और किरण की अम्मी मुझे कहे जा रही थीं, देखें किरण को क्या हो गया है। मैं बदहवासी में किरण के कमरे की तरफ भागा। किरण अपने बिस्तर पे औंधी पड़ी थी। इसके हाथ पांव मुड़े हुए थे और मुंह से हूँ हूँ की आवाज़ आ रही थी। मैंने किरण को उठा लिया। अजीब सी बदबू इसके वजूद से आ रही थी। मैं इसे उठाकर गाड़ी की तरफ भागा और कुछ देर में हम अस्पताल में थे। मेरी परेशानी हैरानी में बदली हुई थी, क्योंकि जैसे ही किरण को गाड़ी में बिठाकर घर के गेट से बाहर निकाली गाड़ी, किरण ठीक हो गई थी और इसे होश आ गया था। और इस बार भी वह सुबह की तरह चिल्लाई कि मैं अस्पताल नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। मगर मैंने गाड़ी अस्पताल आकर ही रोकी थी। डॉक्टर ने तसल्ली से चेक करके कहा, किरण बिल्कुल ठीक है, ये जो इसको है टेंशन है इसको कुछ, इसलिए इसको ऐसे दौरे पड़ रहे हैं डिप्रेशन के, बाकी कोई मसला नहीं। अस्पताल से घर वापस आते वक्त मैं परेशानी में सोच रहा था कि वाकई किरण को डिप्रेशन के दौरे पड़ रहे हैं। घर जाकर किरण की माँ तीनों बेटियों के पास इनके कमरे में सो गई। रात के जाने की पहर सोचते सोचते मैं सो गया, मगर सुबह सादिक के वक्त किरण की माँ ने मुझे उठा दिया। इससे बोला नहीं जा रहा था। इसके मुँह से किरण का नाम सुनते ही मैं छलांग लगा कर उठा और इसके कमरे में भाग गया। किरण के आधे से सर के पाँव इसके घुटने में बंधे हुए थे और आधे सर के पाँव इसके हाथ के पीछे बंधे हुए थे। मेरी दोनों छोटी बेटियां सहमी एक तरफ खड़ी थीं। मैंने जल्दी से बालों की गांठ खोलने की कोशिश की। हैरानकुन बात यह थी, गांठें खुलने का नाम नहीं ले रही थीं। बड़ी मुश्किल से मैंने एक एक गांठ खोली। मैंने किरण को उठाया, इसके बिस्तर पर लेटाया। किरण के वजूद से इंतहाई बदबू आ रही थी। कमरे में खड़ा होना मुहाल हो रहा था। जैसे मैंने बालों की गांठ खोली, किरण का जिस्म ढीला हो गया और इसके मुंह से आवाज़ आना बंद हो गई। इसकी माँ ने बताया, मैं किरण के साथ ही इस बिस्तर पर सोई हुई थी। मेरी आँख किरण के मुंह से निकलने वाली आवाज़ से खुल गई। मैंने देखा किरण फर्श पर इसी हालत में बैठी है। मैंने फ़ौरन उठकर इसे उठाने की कोशिश की, मगर इसका जिस्म इतना वज़नी था कि आप सोच भी नहीं सकते। बाकी दोनों बच्चियों को उठाकर मैं आपके पास भागी। ये कहकर वो रोने लगी। ना जाने मेरी बेटी को क्या हुआ है। मैंने इसे चुप होने को कहा। इतने में किरण ने आंखें खोल ली थी। मैं इससे पूछने लग गया कि बेटा क्या हुआ है। इसने कमज़ोर आवाज़ में नकाहत भरे लहजे में कहा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या मामला है। एक बात मैंने नोट की थी, इस कैफियत में इसके जिस्म से इंतहाई बदबू आती थी। जैसे वो नॉर्मल होती, बदबू आना बंद हो जाती। सुबह होते ही मैंने किरण की अम्मी से मशवरा करके एक आमिल से बात की, उनको घर ले आया। इन्होंने हिसाब कर लगाया और कहा, सख्त जादू है, जो भी है वो अब की बच्चियों पे जादू कर रहा है और इनका रिश्ता लेना चाहता है। अब मैंने हिसाब बांध दिया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारा दिन खैरियत से गुजरा। रात को फिर इसकी अम्मी ने मुझे आवाज़ दी कि आप आ जाएं, किरण को फिर कुछ हो गया है। किरण बिस्तर पे ना थी। मैंने फ़ौरन जाकर देखा तो पूरे घर में ढूंढ मारा, लेकिन किरण मुझे कहीं ना मिली।
मैं स्टोर की तरफ भागा। स्टोर में भी देखा किरण नहीं थी। मैं पागलों की तरह पूरे घर में ढूंढता फिर रहा था, मगर किरण मुझे कहीं नज़र न आई। अचानक मुझे स्टोर में से गंदी बदबू आई। मैं स्टोर में गया तो देखा कि हूँ की आवाज़ स्टोर में बने छत पर से आ रही है। मैंने स्टोर रूम की छत पर जाके देखा तो कार्टन के पीछे किरण उसी कैफियत में बंधी हुई थी। मैंने इसको जल्दी से उतारा और फिर उसी आमिल को फ़ोन किया। उस आमिल ने कहा, मैं अभी आता हूँ। रात का न जाने कौन सा पहर था, बेचारा सोया हुआ था, लेकिन मेरे कहने पे फ़ौरन आ गया। और फिर उसने कहा, अब मैंने हिसार बांध दिया है, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने आमिर से पूछा, ये क्या माजरा है? तो कहने लगा, जादू की वजह से है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ रिश्तेदार आपकी बच्चियों के पीछे पड़े हुए हैं। मुख्तसर यह है कि मैंने इसके बाद कोई आमिल ना छोड़ा, कोई पीर ना छोड़ा, लेकिन मेरी बेटी, हालांकि दूसरी बच्चियों के साथ भी यही मामला होना शुरू हो गया था और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हमारे घर में वहशत का समा था। एक माँ को होने को आया था, घर से सुकून गायब हो गया था। मेरी बेटियाँ पूरे ख़ानदान में मशहूर हो गई थीं। हर कोई चाहता था हम उनके घर ना जाएं। करीब किसी भी रिश्तेदार की शादी होती, वो फ़ोन पे कह देता, आप लोगों ने आना है तो आ जाएं, अपनी बेटियों को मत लाना। इस बात से हमें बहुत ज़्यादा दुख होता। इस एक महीने में मेरी पालतू बिल्लियाँ, तोते, चिड़िया सब मर चुका था। अब भी कोई भी आलिम ऐसा नहीं था जिसे मैंने ना अपनी बेटियाँ दिखाई हों। कुछ ने तो मेरी बच्चियों को भी थप्पड़ मारे थे, लेकिन फिर भी कुछ असर ना हुआ। अरशद साहब मेरे दोस्त के बहनोई हैं। मेरे दोस्त की बीवी ने अरशद साहब की बीवी से बातों बातों में जिक्र किया, इन्होंने आपका पता बताया। बदर भाई, आप इस मामले में कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ चलें, इसका अल्लाह आपको अजर देगा। मैं जो काफ़ी देर से खामोश बैठा था, हैरानी से असलम साहब की सारी बातें सुन रहा था। इनको खामोश इख्तियार करता देखकर आमीन कहकर उठकर इनके साथ जाने के लिए तैयार होने अंदर चला गया। असलम साहब अपने दोस्त के हमरा इनके साथ सारी रात का सफ़र करके आज सुबह सुबह मेरे एक करीबी ताल्लुक़ रखने वाले के हमरा मेरे पास आना था। हाल अहवाल के बाद इन्होंने अपना मसला बताया और बिना रुके सारा मसला बता दिया, जिनसे सुनकर ही मैं समझ गया था ये सारा मसला आसिफ से ताल्लुक़ रखता है। तकरीबन 1 घंटे बाद अरशद साहब को इनके घर छोड़कर हम असलम साहब के घर जाने के लिए शहर से निकल गए। रात के तकरीबन 10 बजे होंगे जब हम असलम साहब के घर पहुँचे। असलम साहब के दोस्त रास्ते में उतर गए थे। गाड़ी से उतरने के बाद मैं असलम साहब की हमराही में इनके घर के हाल में पहुँचा, जहाँ इनकी तीनों बेटियाँ और इनकी बीवी मौजूद थीं। घर में फैली मकरू बदबू और एक मखसूस नहुसत आसेब की मौजूदगी का मुँह बोलता सबूत था, और बच्चियों के चेहरे की जर्दी माइल रंगत देखने के बाद मुझे यकीन हो गया। सलाम दुआ के बाद असलम साहब मुझे ड्राइंग रूम की बजाय एक बेडरूम में ले आए। इनका कहना था मैं फ़्रेश हो जाऊं, इसके बाद खाना तैयार है। मैंने कहा, अब तो किरण और बच्चियों के ठीक होने के बाद ही खाऊंगा। आप इस वक्त किसी सूरत एक मुर्गी का बंदोबस्त करें। मैंने वज़ू किया और तीसरे कलमे का विर्द करता हुआ असलम साहब के हमरा हाल में पहुंच गया। इस रात की धुंध भरी सहर के वक्त तकरीबन 4 बजे के बाद मैं, असलम साहब, उनकी तीनों बेटियों के साथ यूनिवर्सिटी रोड पर सफ़ेदे के दरख्त के नीचे गाड़ी रोककर अपने सामने खड़े एक मटियाले रंग के कुत्ते के आगे एक ज़िबा शुदा मुर्गी रख रहा था। तीनों बच्चियां और असलम साहब मेरे पीछे खड़े थे। कुत्ते ने मेरे पीछे देखने की भी जुर्रत ना की, अपना बड़ा सा मुँह खोला और मुर्गी उठाकर धुंध भरे अंधेरे में गायब हो गया। इसी वक्त फजर की अजान की आवाज़ आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने सुकून का सांस लिया और असलम साहब से कहा, भाई साहब, रात जितनी काली हो और बड़ी हो, दिन गुजर ही जाता है। एक नई सहर आपको मुबारक हो। चलें घर चलें, बहुत भूख लगी है। तो कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अनिका वॉइस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।